जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस को देखेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावे बॉटनी के भी प्रश्न शामिल होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस में केवल बायोलॉजी के प्रश्न को देखेंगे। और ये जो बायोलॉजी का प्रश्न आज आपको देखने को मिलेगा वो आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का NCERT साइंस का होगा। लेकिन आप ध्यान देंगे कि NCERT साइंस में जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे वो क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई सा भी क्लास हो, तो जो चैप्टर आपको क्लास 6, 7 में है वही विस्तार रूप से आपका 9 और 10 में दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको क्या किया गया है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का सेम चैप्टर, सेम टॉपिक को एक ही जगह शामिल किया गया है। उसके अलावे इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि सजीव और निर्जीव से कोई प्रश्न पूछा जाता है, या फिर विटामिन से कोई प्रश्न पूछा जाता है, रोग से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो उस टॉपिक से जो प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में उसको भी इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और ये जो वीडियो है आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप बिहार में BPSC Tier 4 की तैयारी कर रहे हैं या फिर BPSC के अलावे बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय की तैयारी करते हैं, उन सभी जगह आपका साइंस का प्रश्न पूछा जाता है। तो वीडियो को आप आराम से देखेंगे और शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। हालांकि आज ये वीडियो का पार्ट 1 होगा और इसी तरह हम लोग डेली 1 घंटा वीडियो को लाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्लास 6 का है। अब देखिएगा क्लास 6 से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लास 6 NCERT को जब देखेंगे तो उसमें पहला अध्याय जो दिया गया है उसका नाम है भोजन कहाँ से आता है। अब आप अपने मन में विचार करेंगे कि आखिर भोजन आपको कहाँ से मिलता है। तो आपके मन में 2 विचार आएंगे। एक तो आएगा कि हमारे भोजन के जो स्रोत हैं वो पहला जो है वो पादप है। पादप कहने का मतलब हुआ पेड़ पौधा। दूसरा जो स्रोत है वो आपका जीव जंतु है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप चावल, दाल, सब्जी कुछ भी खाते हैं तो उसका स्रोत क्या है। तो आप कहेंगे चावल, दाल, सब्जी जो भी है उसका स्रोत पादप है, यानी कि छोटा पौधा से हम लोग यूज करते उसको खाते हैं। अगर आप फल खाते हैं वो भी आपको पादप से मिलता है। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है वो अंडा है, मछली है, मांस है, जो भी है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे जीव जंतु से प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं वो पहला पादप है और दूसरा जो है आपका जीव जंतु है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर पादप होता क्या है। तो आप सभी को मालूम है कि पादप क्या है। अधिकांश भोजन जो है पादपों से ही प्राप्त होती है। जैसे चावल, दाल, गेहूं, साग, सब्जी, फल, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, तो पादप से प्राप्त होता है। दूसरा आपका जीव जंतु है। तो जो आप अंडा है, मांस है, मछली है, घी है, पनीर है, दूध है, ये सब कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये सब भी आप जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका क्या होता है, 2 या 2 से अधिक भाग हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए सरसों का उदाहरण लीजिए। तो सरसों का आपने साग को खाया होगा, यानी कि उसका जो पत्तियां हैं उसको उपयोग में लाए हैं। उसके अलावे सरसों में जो बीज होता है उसी से तो आपको सरसों का तेल मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भोजन के रूप में जो हम पौधे के भाग को खाते हैं, तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिसका 1 से अधिक भाग को हम लोग भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप बताइए आलू का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। तो आप कहेंगे आलू का जो खाया जाने वाला भाग है वो आपका तना है। दूसरा आप ध्यान देंगे कि गाजर, शकरकंद, मूली, ये सब का जो खाने वाला भाग है वो कौन सा है, तो वो आपका जड़ हो जाएगा। हल्दी हो गया, अदरक हो गया, इसका हम लोग क्या यूज करते हैं, तो उसका हम लोग प्रकंद यूज करते हैं। यानी कि आलू का खाया जाने वाला भाग तना है, गाजर, शकरकंद, मूली का खाया जाने वाले भाग जो है वो आपका जड़ है। हल्दी और अदरक याद रखेंगे, हल्दी और अदरक का जो भाग खाते हैं हम लोग उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका प्रकंद है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अदरक क्या है। तो आप कहेंगे अदरक एक प्रकार का तना है, जड़ नहीं है। अदरक क्या है, तो अदरक भी एक प्रकार का तना है, यह जड़ नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, नोड और इंटरनोड
पाए जाते हैं। देखिए अदरक में देखते होंगे बीच बीच में आपको क्या है, गांठ बना होता है, कुछ इस प्रकार से आप चाहें तो मान लीजिए ये अदरक है कुछ ऐसे, तो इसमें देखिएगा बीच बीच में कुछ इस प्रकार से गांठ बना होता है, उसी को हम लोग नोड और इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न सुनेंगे आप कि लौंग का हम लोग किस भाग को उपयोग में लेते हैं। तो आप ध्यान देंगे लौंग जो है आपका वो पौधे के सूखे पुष्पकली से प्राप्त होता है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि लौंग के किस भाग को हम लोग खाते हैं, तो लौंग जो है पौधा के सूखे पुष्पकली से प्राप्त होती है। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे शहद के बारे में। तो शहद कहाँ से प्राप्त होता है, तो देखिए आप सभी को मालूम है कि शहद जो है मधुमक्खी के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपनी छत्तों में भंडार करती है। ठीक है, फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है, इसलिए मकरंद जो कि मीठे रस होता है उसका भंडारण मधुमक्खियों द्वारा कर लिया जाता है ताकि पूरे वर्ष भर इसका उपयोग किया जा सके। तो यहाँ से केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि शहद कहाँ से प्राप्त होता है, तो मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। अब देखिए मधुमक्खियों के बारे में तो और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो आपका एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, तो वह आपका एपीकल्चर कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए शहद में ध्यान रखेंगे, यहाँ पे गलत लिखा हुआ शहद लिखा हुआ, ये जो आपका शहद है, शहद में मुख्य रूप से फ्रक्टोज तथा ग्लूकोज पाया जाता है, और ये जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज है वह क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि शहद में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो शहद में फ्रुक्टोज एवं ग्लूकोज पाया जाता है। अब देखिए मधुमक्खी से संबंधित एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि मधुमक्खियां जो है कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे की गंध से पहचानती हैं। कितना बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि मधुमक्खियां कॉलोनी के सदस्य को एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानती हैं, तो गंध से पहचानती हैं, जबकि भोजन की दशा तथा स्रोत बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है। यानी कि मधुमक्खियों को अगर एक दूसरे सदस्य को पहचानना होता है तो गंध के द्वारा पहचानती है, वहीं अगर भोजन की दशा और स्रोत को बताना होता है तो वह नृत्य के माध्यम से बताती है। क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे आप कि जंतुओं को हम क्या करते हैं, तो जंतुओं को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। जंतुओं को हम लोग 3 वर्गों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। तो जो सबसे पहला जंतु है वो आपका शाकाहारी है। तो शाकाहारी जंतु किसको कहते हैं, तो जो केवल पादप पेड़ पौधे हैं, जो केवल पादप पेड़ पौधे और उनके उत्पाद को खाते हैं। यहाँ पे कहते नहीं होगा बल्कि यहाँ पे खाते हैं। ठीक है, शाकाहारी जंतु जो केवल पादप पेड़ पौधे और उनके उत्पाद को खाते हैं, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, हिरन हो गया, ये सब को आप देखेंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं पादप पेड़ पौधा और उनका उत्पाद जैसे कि फल फूल को खाते देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये सब कुछ भी नहीं खाते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका है वो आपका मांसाहारी है। अब मांसाहारी किसको कहेंगे, तो वैसे जीव, मांसाहारी वैसे जीव जो केवल दूसरे प्राणियों को खाते हैं। फिर से यहाँ पे कहते लिखा गया है, प्रिंट है, आप ध्यान देंगे। मांसाहारी किसे कहते हैं, तो वैसा जंतु जो केवल दूसरे प्राणी को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे बाघ, शेर, ये सब देखेंगे तो हमेशा छोटे जीव जंतु को खाने में लगे रहते हैं, यानी कि ये कभी भी पादप और पादप के उत्पाद को नहीं खाते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो आपका सर्वाहारी है, और सर्वाहारी का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो हम लोग हैं, यानी कि मानव है। सर्वाहारी यानी कि जो भोजन के रूप में पौधा और जंतु दोनों का उत्पादन पर निर्भर रहता है। मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, भोजन अगर करना है तो या तो हम लोग चावल दाल सब्जी खाएंगे, यानी कि पौधे द्वारा जो प्राप्त होगा वो खाएंगे, या तो अंडा मांस मछली खाएंगे, यानी कि वो जीव जंतु के द्वारा प्राप्त होता है। यानी सर्वाहारी हम वैसे जीव को कहते हैं जो भोजन के रूप में पौधे के साथ साथ जंतु के उत्पाद को भी उपयोग में लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएँ कि सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, ये तीनों जीव किसको कहते हैं, ये भी
यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि अंकुरन जो होता है बीज से पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा जो आपका चैप्टर दिया हुआ है क्लास 6 में वो है भोजन के घटक। भोजन के घटक, तो आखिर भोजन के घटक होते क्या हैं? तो देखिएगा कि जो चीज़ हम खाते हैं वह भोजन का घटक कहलाता है। जैसे चावल, दाल, मांस, दूध, अंडा, तेल, ये सब क्या है? ये सब आपका भोजन का घटक कहलाता है। ठीक है, और इन सभी घटक से हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो घटक किसको कहते हैं पता चल गया कि जो भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो क्या होता है? भोजन का घटक होता है। और इन घटक से हमें क्या मिलती है? तो हमें पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब देखिए पोषक तत्व जो है आपका, पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा तथा खनिज लवण में सभी पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है तथा खनिज लवण, यह सभी क्या है? तो यह सभी पोषक तत्व है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसके अलावे भी हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, लेकिन यह पोषक तत्व में शामिल नहीं है। देखिए जब भी आप भोजन करते हैं तो या तो आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे या विटामिन लेंगे या प्रोटीन या वसा या खनिज लवण लेते हैं, लेकिन इसके अलावे भी आप जल को ग्रहण करते हैं। और एक आपका रुक्षांश दिया हुआ है। रुक्षांश मतलब आप ऐसे समझिए, कोई भी चीज़ खाते हैं उसका जो छिलका होता है, उसका जो कवर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से कौन सा पोषक तत्व की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो आप ध्यान देंगे, एक तो आपका रुक्षांश हो गया, दूसरा आपका जल हो गया। ये दोनों पोषक तत्व की श्रेणी में शामिल नहीं है। इसके अलावे जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज है, ये सभी क्या है? आपका पोषक तत्व में शामिल होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे भोजन में जो विशेष और अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं उसकी जांच हम कैसे करेंगे, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए? आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग जांच करेंगे वो आपका कार्बोहाइड्रेट की जांच करेंगे, और यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो जांच हम लोग करेंगे वो आपका कार्बोहाइड्रेट का करेंगे। देखिए कच्ची सामग्री में आयोडीन विलयन डालने पर अगर खाद्य सामग्री का रंग नीला या काला हो गया हो तो इसका मतलब क्या है? कि खाद्य सामग्री में आपका कार्बोहाइड्रेट क्या है? उपस्थित है। कच्ची खाद्य सामग्री जो आप भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं उसमें आयोडीन विलयन यानी कि घोल होता है। तो आयोडीन घोल को अगर आप उस पर डालते हैं खाद्य सामग्री पर, तो अगर उस खाद्य सामग्री का रंग नीला या काला हो गया होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस भोजन में, उस खाद्य सामग्री में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। क्लियर? अब यहाँ पे नोट करके दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है आपका कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट है वो आपको मंड तथा शर्करा के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वह किस रूप में होते हैं? तो वह आपका मंड या फिर शर्करा के रूप में उपस्थित होता है। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट से आपको इतना अभी फिलहाल ध्यान में रखना है। आगे की वीडियो में हम लोग चर्चा करते चलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है और इसका क्या फ़ायदा और क्या इसका नुकसान है। ठीक है, अब जो अगला पोषक तत्व है वो आपका प्रोटीन है। प्रोटीन के बारे में आप देखेंगे कि प्रोटीन की पहचान आप कैसे करेंगे। तो जो आपके पास कच्ची खाद्य सामग्री है उसमें 2 बूंद सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालने पर अगर खाद्य सामग्री का रंग बैंगनी हो जाए तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। ध्यान से सुनेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रोटीन की उपस्थिति को हम किस चीज़ से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एक तो सल्फेट का विलयन हो गया यानी कि सल्फेट का घोल हो गया, दूसरा आपका कास्टिक सोडा का विलयन यानी कि कास्टिक सोडा का घोल हो गया। अगर आप कोई भी खाद्य सामग्री में
सल्फेट का घोल और कास्टिक सोडा का घोल को डालते हैं और खाद्य सामग्री का रंग कैसा हो जाना चाहिए? बैंगनी हो जाना चाहिए। अगर खाद्य सामग्री का रंग बैंगनी हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। तो ये तो हो गया आपका प्रोटीन की पहचान, ठीक है। लेकिन प्रोटीन में आपको क्या ध्यान देना था? प्रोटीन में ध्यान ये देना है कि इसके लिए हमको सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन चाहिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको क्या चाहिए? तो इसके लिए केवल और केवल आपको आयोडीन का विलयन चाहिए, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो पोषक तत्व है वो आपका वसा है। तो वसा की उपस्थिति आप आसानी से देख पाते हैं। अगर आप कभी भी तेल वाले कोई सामग्री खाते हैं, कोई तला हुआ छाना हुआ चीज़ खाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कागज़ में आपको हल्का हल्का धब्बा दिख जाएगा, ठीक है। या फिर कभी आप मार्केट से रोल लाते होंगे या फिर कोई भी तेलीय पदार्थ लाते होंगे, तो उसमें देखते हैं कि जो पेपर लपेटा रहता है उसमें आपको हल्का जो तेल का जो अंश है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं। जबकि जो खनिज लवण होता है इसका कोई आवश्यकता नहीं है जांचने के लिए। ये जो आप जल पी रहे हैं ये आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग जल को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो चर्चा किए हैं वो किस पे चर्चा किए हैं? तो सबसे पहले हम लोग चर्चा किए कि भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन जो है आपको पादप से आता है या फिर आपको जीव जंतु से आता है। उसके बाद जो हम लोग चर्चा किए कि ये जो भोजन करने वाले जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो एक तो आपको शाकाहारी है, दूसरा आपको मांसाहारी, तीसरा आपको सर्वाहारी है। उसके बाद जो हम लोग भोजन ग्रहण किए हैं उसमें कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो इस पे भी हम लोग चर्चा किए कि वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है। इसके अलावा हम लोग जल और रुक्षांश के बारे में भी चर्चा किए हैं। अब ये जो विभिन्न पोषक तत्व है उसका परीक्षण हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख लें। अब और भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि ये जो आपका विभिन्न पोषक तत्व है वो हमारे शरीर में क्या उपयोग में आते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या आपको ध्यान में रखना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है और इसका पाचन हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में होता है। तो यहाँ से दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलता है। तो हमारा शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न ये होगा कि कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर में जो पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का वह किस रूप में होता है। तो वह जो होता है वो आपका ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब दूसरा आप देखिए प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या होता है? यह हमारे शरीर को मरम्मत और वृद्धि करने का काम करता है और इसका पाचन जो है हमारे शरीर में अमीनो एसिड के रूप में होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का क्या काम है? तो प्रोटीन का काम है शरीर को मरम्मत और वृद्धि करना और यह हमारे शरीर में पाचन किस रूप में होता है? तो प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में अमीनो अम्ल के रूप में होता है, ठीक है। अब तीसरा देखिएगा आप वसा। तो वसा देखने से पहले फिर आप ध्यान में लाइए कि कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है आपका शरीर में। तो कार्बोहाइड्रेट का काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अब वसा के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वसा का भी क्या काम है? तो इसका भी काम है हमारा शरीर को क्या करना? ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन आप ध्यान से इसको सुनिएगा, वसा का जो काम है शरीर को ऊर्जा प्राप्त करना, ऊर्जा प्रदान करना और इसका पाचन हमारे शरीर में वसीय अम्ल के रूप में होता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमें हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो वसा के तुलना में कार्बोहाइड्रेट को आसानी से पचा लेती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है। अभी इस पे चर्चा नहीं की है। कार्बोहाइड्रेट तो आपको गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सबसे प्राप्त होता है। अभी जो हम लोग चर्चा किए हैं कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में किस रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट का हमारा शरीर में क्या काम है, तो इस पे हम लोग चर्चा किए हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है, यहाँ पे जितना भी आप लाइन देख रहे हैं
वो या तो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि वसा और कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा लेने पर वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा मिलती है। मान लीजिए कि ये आप वसा लेते हैं, 1 चम्मच वसा को खाते हैं और 1 चम्मच आपको क्या है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो 1 चम्मच वसा और 1 चम्मच कार्बोहाइड्रेट अगर दोनों को आप खाएंगे तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा वो आपको वसा से देखने को मिलेगा। लेकिन आपको मालूम है कि वसा की तुलना में हमारा शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को आसानी से पचा लेता है। तो इसलिए जो हम लोग का शरीर है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, तो वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। अब अगला जो पोषक तत्व है वो आपका विटामिन है। तो विटामिन के बारे में आप सुनिएगा कि विटामिन का जो मुख्य काम है हमारे शरीर में वो यह है कि यह हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। और अब विटामिन क्या है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि विटामिन क्या है। ऑप्शन में रहेगा कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक या फिर कुछ और ऑप्शन में शामिल होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि विटामिन क्या है, यह एक कार्बनिक यौगिक है। और विटामिन के बारे में एक और प्रश्न ध्यान में रखना है कि किस पोषक तत्व को सहायक आहार भी कहा जाता है, तो वह आपका हो जाएगा विटामिन। यानी कि विटामिन से यहाँ पे अभी 3 प्रश्न को ध्यान में रखना है कि विटामिन हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, विटामिन क्या है तो एक कार्बनिक यौगिक है, और विटामिन को क्या कहते हैं तो सहायक आहार भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि रुक्षांश जो आपका छिलका चत्ता होता है जो भी आप खाते हैं, मान लीजिए कि केला हो गया या फिर कोई चना है जिसको ऊपर कवर लगा हो। ठीक है, तो जो आप खाते हैं उसको रुक्षांश कहते हैं। तो इससे हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ध्यान देंगे, लेकिन यह पाचन के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, तो रुक्षांश के बारे में केवल इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पोषक तत्व पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि कौन सा पोषक तत्व का परीक्षण कैसे करेंगे और हमें उससे क्या मिलती है। अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह ये है कि पोषक तत्व के स्रोत क्या क्या है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका स्रोत क्या है, आप क्या चीज़ खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति चावल, गेहूँ, मक्का आदि से होता है। वहीं प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन जो है सोयाबीन, पनीर, दूध, अंडा, दाल आदि से प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेंगे कि प्रोटीन जो सबसे अधिक पाया जाता है वह सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और वसा की बात करेंगे तो वसा जो आपको तैलीय पदार्थ है, चाहे वो घी हो, तेल हो, डालडा हो, रिफाइन हो, ये सब चीज़ से आपको वसा की प्राप्ति होती है। और जल की बात कर लें तो जल क्या है, आपको भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर को क्या करता है, हेल्प करता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ है जैसे कि मूत्र तथा पसीने, ये सबको बाहर निकालने में सहायक कौन होता है, तो वह क्या होता है, आपका जल होता है। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वह संतुलित आहार होगा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस आहार में सभी जरूरी पोषक तत्व, खनिज, लवण तथा रुक्षांश पाया जाता हो। संतुलित आहार वैसा भोजन जिसमें सभी जरूरी पोषक तत्व, खनिज, लवण तथा रुक्षांश पाया जाता हो। अब बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा संतुलित आहार में शामिल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि दूध जो है पहले संतुलित आहार में काउंट किया जाता था, लेकिन दूध को अब संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि दूध जो है विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो बीपीएससी डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ था कि दूध इनमें से कौन सा विटामिन का घटिया स्रोत है, यानी कि इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, यानी दूध जो है आपका विटामिन सी का घटिया स्रोत है। सेम यही शब्द वहाँ पे लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नोट कीजिएगा कि छिलका उतार कर सब्जी धोने से कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं और पकने पर विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए कि भोजन पकने के दौरान इनमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो वह आपका विटामिन सी होता है।
जबकि विटामिन सी जो होता है वह हमारे शरीर में घाव भरने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन सी जो है हमारे शरीर में घाव भरने में मदद करता है। और विटामिन के जो है वह विटामिन के जो है अस्कंदन में मदद करती है, यानी कि ब्लड को जमने में मदद करती है। ठीक है, तो विटामिन सी और विटामिन के बारे में फिलहाल अभी 2 प्रश्न को याद रखेंगे, आगे हम लोग संपूर्ण विटामिन को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए संतुलित आहार तो हो गया और यह किस में पाया जाता है, और अब अगर संतुलित आहार के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो वह यह होगा कि संतुलित आहार अगर हम नहीं खाते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभावजन्य रोग कहते हैं। अभाव मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का कमी होना। ठीक है, तो कोई भी चीज का कमी होने का जो कारण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए भोजन में क्या होता है कि भोजन में कभी कभी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाने पर, अगर यह कमी जो है आपका लंबे समय तक है, मान लीजिए कि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं है या फिर आपके भोजन में प्रोटीन नहीं है और ये प्रोटीन आपको लंबे समय तक नहीं मिल पा रहा है, तो इसके कारण जो है आपके शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, आप सभी को मालूम है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो यह किसका उदाहरण हो गया, तो यह जो है आपका अभावजन्य रोग का उदाहरण हो गया। यानी कि आपके शरीर में विटामिन ए लगातार लंबे समय तक नहीं मिल पाया और विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए के अभाव के कारण आपके शरीर में रतौंधी रोग हो गया। ठीक है, हालांकि रतौंधी रोग जो है आपके शरीर के आँख से संबंधित है। अगर प्रोटीन की बात करें तो अगर प्रोटीन लंबे समय तक नहीं मिलता है तो इसके कारण क्वाशियोकर रोग भी हो जाता है। तो ये हो गया आपका अभावजन्य रोग का उदाहरण। तो आपसे हो सकता है कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए, इनमें से कौन सा अभावजन्य रोग नहीं है, तो वहाँ पे दे दिया जाएगा रतौंधी, बेरी सकरवी और एक दे दिया जाएगा हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया क्या है, आपको अनुवांशिक रोग है। ठीक है, और इसके अलावे जो तीनों है वो आपको कहीं ना कहीं विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इस प्रकार से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए कि सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो ये तो बस एक लाइन लिखा हुआ है, इसमें कुछ है नहीं। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको यहाँ से प्रारंभ होता है। प्रमुख विटामिन और उसके रासायनिक नाम और उसके कमी से होने वाला रोग तथा उस विटामिन के प्रमुख स्रोत। यानी कि विटामिन से संबंधित यहाँ पे 4 लगातार प्रश्न देखने को मिलेगा। मान लीजिए विटामिन ए के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो पहला तो प्रश्न ये है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है। दूसरा प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और रतौंधी को आप ध्यान में रखेंगे कि जीरोपैथीमिया रोग भी कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न आपका ये होगा कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो वह आपका गाजर, दूध, अंडा आदि हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ जानकारी मिल पा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन ए के बारे में। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि विटामिन का खोज किसने किया, तो आप ध्यान रखेंगे विटामिन का जो खोज है वो आपका फंक के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो विटामिन ए के बारे में अभी फ़िलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि उसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, और इसके कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, जिसको हम लोग जीरोपैथीमिया रोग भी कहते हैं, और इसका स्रोत क्या है ये हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब दूसरा जो आपका विटामिन है वो आपका विटामिन B1 है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो वह आपका थायमिन है, और विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो रोग है वो आपका बेरी रोग है, और इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो वो आपका मूंगफली है। यानी B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। उसी तरह से विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लोविन है, और इसके कमी से होने वाला रोग क्या है, तो त्वचा का फटना, आँख का लाल होना। और प्रमुख स्रोत की बात करें तो वो आपको कलेजी, मांस, मछली, सब्जी, ये सब विटामिन B2 का प्रमुख स्रोत हो गया। अब यहाँ पे विटामिन B3 है।
अगर आप सेट लगाते होंगे तो विटामिन से संबंधित प्रश्न आपके सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, कई बार आपको देखने को मिला होगा। तो विटामिन B3 के बारे में ध्यान में रखेंगे कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है और इसके कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो वो आपका पेलाग्रा है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। अगला आपका विटामिन B5 है। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो पेंटोथोनिक अम्ल है और इसके कमी के कारण क्या होता है, तो बाल का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना आदि शामिल है। विटामिन B6 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो वो आपका बायोटीन है और इसके कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो वो आपका लकवा हो जाना, बालों का गिरना, ये सभी विटामिन B7 के कमी से होता है। तो विटामिन B3, B5, B6, B7 और B11 ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे विटामिन B11, ये जो आपको विटामिन B11 है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो उसका रासायनिक नाम आपका फॉलिक एसिड है, फॉलिक अम्ल है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से आपको पेचिस रोग होता है और एनीमिया अरक्तता रोग होता है। ठीक है, तो रासायनिक नाम के साथ साथ इसके कमी से होने वाला रोग भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, दोनों को आप ध्यान से याद करेंगे। अगला जो आपके लिए महत्वपूर्ण है विटामिन B12। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो वह साइनोकोबालामिन है। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। और इसके कमी से क्या होता है, तो इसके कमी से आपको एनीमिया और पांडु रोग होता है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और इसमें क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। और एक और प्रश्न है जो आपका एसएससी में पूछा गया है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सबसे पहले किसने अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया था, तो उसका नाम है आपका, नहीं नाम नहीं, किस विधि के द्वारा परीक्षण पूछा गया था कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किस परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया था, तो वो टेस्ट का नाम आपका था सोडियम नाइट्रा परऑक्साइड। ठीक है, ये आपको विटामिन B12 का परीक्षण का नाम दिया हुआ है। अगला जो आपका प्रश्न है वो विटामिन C से है। तो आप सभी को मालूम है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो आपका स्कर्वी और मसूड़े का फूलना रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन C के जो स्रोत हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी खट्टे फल आप देखते हैं वो सभी खट्टे फल जो है विटामिन C का मुख्य स्रोत है। इसमें आप नोट करेंगे, आंवला लिख लेंगे। आंवला जो है विटामिन B का समझिए एक तरह से भंडार है। ठीक है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल और इसके कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। ठीक है, अगला आपका विटामिन D है जिसका रासायनिक नाम आपको कैल्सीफेरॉल है। पहला प्रश्न ये हुआ। दूसरा है कि विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो आपको रिकेट्स नामक रोग होता है। ये आपको बच्चों में ज़्यादातर होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि विटामिन D का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो आपका धूप हो जाएगा। और विटामिन D जो है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए अनिवार्य है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सा विटामिन भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए अनिवार्य है, तो वो आपका विटामिन D हो जाएगा। ठीक है, हालांकि एक और प्रश्न इससे बनता है, आप ध्यान में रखेंगे कि विटामिन D को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन D को हम लोग हार्मोन विटामिन भी कहते हैं और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब अगला जो प्रश्न है आपका विटामिन E है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, तो वो आपका टोकोफेरॉल है। ध्यान रखेंगे विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, वो आपका टोकोफेरॉल है, यानी ईटा याद रखना है, E तो आपका टोकोफेरॉल। और विटामिन E जो है आपका, इसके कमी से जो होने वाला रोग है वो आपका जनन शक्ति का कम हो जाना। इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो अंकुरित अनाज जो है इसका मुख्य स्रोत है। ठीक है, अगला आपका है विटामिन K। तो विटामिन K का रासायनिक नाम आपका फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन। ठीक है, तो विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और इसके कमी के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रमुख विटामिन और उनसे संबंधित प्रश्न। हालांकि कुछ और प्रश्न है जो आपके विटामिन से कई अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं।
हालांकि इस पे हम लोग अभी चर्चा किए थे कि विटामिन का खोज किसने किया, तो आप ध्यान देंगे विटामिन का खोज आपका फंक के द्वारा 1911 में किया गया है। और विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील होता है, और दूसरा विटामिन जो होता है वो आपको जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वो आपको विटामिन बी और विटामिन सी है। BC जो क्या है वो जल में घुलने वाला है, जबकि विटामिन ए हो गया, डी है और ई है। विटामिन ए, डी, ई, के ये सब विटामिन जो है वसा में घुलता है, और केवल दो विटामिन को ध्यान में रखेंगे, बी और सी, ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस विटामिन को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। ये आपका एसएससी का प्रश्न है। हालांकि एसएससी का क्या है, विटामिन तो हर एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जाता है। ये एमटीएस में पूछा गया था कि किस विटामिन को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन बी को क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, क्योंकि विटामिन बी में क्या होता है, 8 विटामिन शामिल होता है। जैसे विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6, 7, 8 ऐसे आपको यहाँ पे विटामिन देखने को मिलता है। और विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन कहते हैं, और यह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। और विटामिन ए के बारे में एक और प्रश्न ध्यान में रखेंगे, ये लीवर में संश्लेषित होता है। विटामिन ए लीवर में संश्लेषित होता है। उसके अलावे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि विटामिन के जो है वो जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन आंत में संश्लेषित होता है। जब हम पाचन पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप ध्यान में रखेंगे कि विटामिन के जो है वो जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन आंत में क्या होता है, संश्लेषित होता है, तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुर्गी के आहार में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वह विटामिन ए और विटामिन के हो जाएगा। यानी विटामिन ए के क्या है, मुर्गी के आहार में पाया जाने वाला विटामिन है। तो विटामिन से संबंधित प्रश्न आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे का जो टॉपिक है वो आपका है तंतु से वस्त्र तक। तो आइए इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से जो पहला प्रश्न आपका पूछा जाएगा वो ये है कि प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया रहेगा कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि सूती वस्त्र हो गया, उसके अलावा आपका एक तो आपका सूती वस्त्र हो गया, उसके अलावा जूट हो गया, रेशम हो गया, तथा ऊनी तंतु जो है पादप तथा जंतु से प्राप्त होता है। सबसे पहले आप समझिए प्राकृतिक तंतु किसको कहते हैं। तो वैसा तंतु जो आपका प्राकृतिक से प्राप्त होता है। जैसे सूती वस्त्र आपको कहाँ से मिलता है, तो ये आपको पेड़ पौधे से मिलता है। जूट कहाँ से मिलता है, तो जूट जो है आपको पौधे की तना से मिलता है। ठीक है, पौधे की तना से मिलता है। रेशम कहाँ से मिलता है, तो रेशम जो है आपको कीट से मिलता है, रेशम कीट से मिलता है। और ऊन जो है आपको, ये भी आपको भेड़ बकरी से मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक तंतु हम उसे कहते हैं जो हम लोगों को प्राकृतिक से प्राप्त हो, चाहे वह तंतु पेड़ पौधा से मिले या फिर आपको जीव जंतु से मिले, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक तंतु कहेंगे। और यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ऊन तथा रेशम जो है जंतु से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन खूब पूछा जाता है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, तो वह आपका खरगोश से प्राप्त होता है। जबकि रेशमी तंतु जो है आपका रेशम कीट के कोकून से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राकृतिक तंतु। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल को ध्यान में रखेंगे कि प्राकृतिक तंतु का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो ये आपको सूती वस्त्र है, जूट हो गया, रेशम हो गया, ऊनी तंतु हो गया। तो ये सभी आपको प्राकृतिक तंतु के उदाहरण हो गए। दूसरा आपको जो है वो आपका कृत्रिम वाला है, यानी कि जो बनावटी है। ठीक है, तो वो कौन सा तंतु हो जाएगा, तो ये जो है आपका पॉलिएस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिक है। ध्यान में रखेंगे, पॉलिएस्टर हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा और एक्रिलिक, ये सभी कैसा तंतु है, तो ये सभी संश्लिष्ट तंतु है, यानी कि आर्टिफिशियल है, यानी बनाया हुआ तंतु है। ठीक है, अब नोट करेंगे फ्लेक्स क्या होता है। तो फ्लेक्स एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। फ्लेक्स आपको सुनने में लगेगा कि ये मानव के द्वारा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे नोट करके इसलिए दिया हुआ है कि ताकि आप याद कर सकें फ्लेक्स क्या होता है। तो एक पादप है, और जब पादप है तो इससे जो तंतु हमें प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्राकृतिक तंतु कहते हैं। क्लियर, तो केवल यहाँ पे दो चीज़
विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपको फ्लेक्स देखने में लगेगा कि संश्लिष्ट है, ठीक है, तो ये आपका ध्यान में रखना है कि ये संश्लेषित नहीं बल्कि यहाँ पे पादप होता है। और दूसरा एक्रेलिक, ये क्या होता है, ये आपको बनावटी है यानी कि संश्लिष्ट है। अगर रुई की बात करें तो रुई हो गया, ये जो है आपका कपास तंतुओं से बनी होती है। और कपास की बात कीजिएगा तो कपास जो है काली मिट्टी में उष्ण जलवायु में, उष्ण नहीं यहाँ पे उष्ण हो जाएगा यानी कि गर्म जलवायु में क्या होता है, उगाया जाता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि कपास जो है वो काली मिट्टी में उगाई जाती है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि कपास कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपके पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। कपास कहाँ से प्राप्त होता है, तो पौधा का बीज से प्राप्त होता है। कॉफ़ी अगर आपसे पूछा जाए कि कॉफ़ी कहाँ से प्राप्त होता है, तो क से आपको कपास हो गया और क से आपको कॉफ़ी हो गया, दोनों जो है पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जूट के बारे में पूछा जाता है कि जूट कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपको पौधे के तना से प्राप्त होता है। पौधे के जो तना है वहाँ से जूट की प्राप्ति होती है। और जूट के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये है कि किसे हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, तो जूट को हम लोग क्या करते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से याद रखते हैं। और जूट जो भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो आपको पश्चिम बंगाल में होता है। क्लियर। अब अगला प्रश्न आपका है कि रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। और कताई के लिए एक सरल युक्ति का उपयोग किया जाता है जिसको हम लोग तकली कहते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और कभी कभी एनसीईआरटी का कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है फैक्ट के रूप में, तो आप ध्यान में रखेंगे कि रेशों से जो धागा बनाते हैं इस प्रक्रिया को हम लोग कताई कहते हैं। और कताई के लिए जिस हम लोग मशीन का यूज करते हैं, जो सरल युक्ति होता है, उसको हम लोग तकली कहते हैं, ठीक है। और हाथ से प्रचलित कटाई में उपयोग होने वाली जो आप देखते हैं उसका नाम क्या है, वो आपका चरखा है। अब देखिए ये भी एनसीईआरटी का लाइन दिया हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1956 में हुआ था। और ये आपको कपास का प्रक्रिया दिया हुआ कि कपास गोलक को पहले ओटते हैं, फिर रेशा बनाते हैं, फिर कताई करते हैं, फिर उसका तागा बनाते हैं और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, वस्त्र का निर्माण कर पाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पौधों को जानिए। पौधों को जानिए से किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए पौधा को अगर देखेंगे तो ये पौधा आपका मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो एक आपका शाख होता है, दूसरा झाड़ी है, तीसरा आपका वृक्ष है। तो शाख हम किसको कहेंगे, तो शाख जो होता है हरे और कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो वो आपका शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर क्या होते हैं, इनमें कोई शाखाएं नहीं होते हैं। जैसे मटर का पौधा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मटर का पौधा किसका उदाहरण है, तो मटर का पौधा जो है वो आपका शाख का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, कोई भी छोटी छोटी शाखाएं नहीं पाई जाती है और ये बड़े ही कोमल और हरे तने वाले पौधे होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शाख कहते हैं। तो शाख में मटर का पौधा उदाहरण के रूप में आप ध्यान में रखेंगे। अगला आपका झाड़ी है। झाड़ी क्या होता है कि कुछ पौधे में आपका शाखाएं जो होता है वो तने के आधार के समीप निकलती है, यानी कि तना जो है उसके नज़दीक से छोटा छोटा शाखाएं के रूप में विकसित हो जाती है, परंतु यह अधिक मोटा नहीं होता, इसको हम लोग झाड़ी कहते हैं। और वृक्ष आप सामने देख पाते होंगे, वृक्ष तो आपको कहीं भी दिख जाएगा, जैसे आम का पेड़ हो गया, उसके अलावे और भी जो बड़े बड़े पेड़ हैं, आम है, अमरूद है, ये सब क्या है, वृक्ष के रूप में जाने जाते हैं। और ये बहुत ऊंचे पौधे होते हैं, इसका तना बहुत मजबूत होता है और जड़ जो है गहरे होते हैं और शाखाएं बहुत ऊंची होती है। अब यहाँ लता से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विसर्पी लता किसको कहते हैं, तो कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और यह भूमि पर फैल जाते हैं। विसर्पी लता मतलब क्या होता है, वैसा पौधा जो कमज़ोर होता है और वह खड़ा नहीं हो पाएगा, तो क्या होता है, वह भूमि पर फैल जाते हैं, इसको हम लोग विसर्पी लते वाला पौधा कहते हैं। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी तने के सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे पान का पौधा, आरोही क्रम में जड़ होती है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि पान का जो पौधा है उसका जड़ किस प्रकार का होता है, तो आरोही क्रम में होता है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है,
आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि पहले कुछ इस प्रकार से पौधा जड़ दिखेगा छोटा छोटा, फिर आगे जाएंगे तो और बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से वृद्धि होता है किसका, तो ये आपका पान का पौधा का। तना की बात करें तो तना का जो काम होता है वो पौधों को सहारा प्रदान करना होता है और जल को तना से ही सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। और पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है उसका जो अगर काम देखें तो वह भाग जिसके द्वारा पत्तियों तनों से जुड़े होते हैं और पर्णवृत्त कहलाता है। और पत्तियां जो होती है इसके द्वारा पौधे में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये तीनों प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, तो मुख्य रूप से पेड़ पौधे की पत्तियां के द्वारा होता है। और पेड़ पौधे की जो पत्ती है, पेड़ पौधे की जो पत्ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो रेखित संरचनाएं होते हैं। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आपका पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, ठीक है, तो इसमें जो पतले पतले जो आपको रेखित संरचनाएं हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। जड़ की बात करें तो जड़ आपको मालूम है कि यह पौधे को अस्थायी रूप से खड़े रखने में मदद करता है, क्योंकि जड़ जो है मिट्टी के अंदर समाहित होता है। ठीक है, अब जड़ से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला जो जड़ है वो आपका मूसला जड़ है। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है या फिर उदाहरण नहीं है। तो मूसला जड़ हम किसको कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक मुख्य जड़ होती है और मुख्य जड़ से ही छोटी छोटी पतली पतली रेशा जैसी जड़ निकली होती है। जैसे आप गाजर देखे होंगे, मूली, सलजम, शकरकंद, ये सब क्या होता है, मूसला जड़ का उदाहरण है। यानी कि मान लीजिए ये आपको गाजर, एक सेकेंड, मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आपका गाजर, ठीक है, तो इसमें देखते होंगे कि बहुत ही पतली पतली सिराएं निकली होती है। और ये जो आप देख पा रहे हैं मेन रूट जो देख पा रहे हैं मोटा वाला, ये क्या होता है, इसका मुख्य जड़ है और मुख्य जड़ से ही पतली पतली जो सिराएं निकली होती है इसी को हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। तो मूसला जड़ का उदाहरण कौन कौन सा है उसको आप ध्यान में रखेंगे कि गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद ये सभी मूसला जड़ का उदाहरण है। जबकि आपका झकड़ा जड़ कहते हैं, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग रेशेदार जड़ भी कहते हैं। रेशेदार जड़ में क्या होता है, इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ एक समान दिखाई देती है। जैसे चावल, गेहूं, प्याज, मक्का, घास आदि में कौन सा जड़ पाया जाता है, तो वह आपका रेशेदार जड़ होता है। यानी कि इसमें कोई मेन जड़ इस प्रकार से नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी जड़ है सभी एक समान रूप से आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से कभी आप पेड़ पौधे को देखिएगा, गेहूं का पेड़ पौधा जो है, गेहूं, चावल, धान, ये सब का, इसमें क्या होता है, बस इस प्रकार से जड़ सभी के सभी जड़ एक समान रूप से विकसित होते हैं। लेकिन ये जो आप अभी गाजर देख पाए, इसमें क्या होता है, ये जो आपका जड़ है ये मुख्य जड़ है और इसके द्वारा क्या होता है, पतली पतली रेशाएं निकली होती है। तो गाजर जो है आपको किसका उदाहरण हो जाता है, तो ये आपको गाजर जो है ये मूसला जड़ का उदाहरण है और ये जो है चावल, गेहूं, प्याज ये सब भी रेशेदार जड़ का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका जड़ है, जड़ से जो संबंधित प्रश्न है वो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक तो यहाँ पे है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, शायद यहाँ पे आपको इंग्लिश में सकिंग रूट, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर आपको दिया जाए कि चूसक मूल यानी जड़ ये किस में होता है, तो ये अमरवेल और चंदन में होता है। अधिपादप मूल का उदाहरण कौन है, मूल यानी कि यहाँ पे जड़ है, ठीक है, तो अधिपादप जड़ का उदाहरण कौन है, तो वो आपका एपीफाइट रूट। जैसे आर्किड में पूछा जाएगा कि आर्किड में किस प्रकार के जड़ पाए जाते हैं, तो वो आपका एपीफाइट यानी कि अधिपादप मूल यानी अधिपादप जड़ पाया जाता है। अमरवेल हो गया, चंदन का पौधा हो गया, ये सभी में कैसा जड़ पाया जाता है, तो वो आपका चूसक मूल पाया जाता है यानी कि सकिंग रूट्स पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा अवस्तंभ मूल्य। अवस्तंभ मूल्य किसे कहते हैं, तो ऐसी जड़ जो मुख्य तने के आधार के निकट से निकलकर जमीन में तिर्यक रूप से धसे होते हैं। देखिए आप उतना मत ध्यान रखिएगा, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर आपसे पूछे मक्का और गन्ना इसमें कौन सा जड़ पाया जाता है, तो इसमें आपको अवस्तंभ मूल्य पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि आर्किड में कौन सा जड़ पाया जाता है, तो एपीफाइट यानी कि अधिपादप मूल्य पाया जाता है। अगर आपसे पूछे अमरवेल और चंदन में कैसा जड़ पाया जाता है, तो वो आपको चूसक मूल्य यानी कि जड़ पाया जाता है। और यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि भारतीय जो बरगद है
और रबड़ का जो पेड़ है ये कौन सा जड़ का उदाहरण है? तो ये आपको स्तंभ मूल है यानी कि एरियल रूट है। ठीक है, वैसे वृक्ष वैसे पौधे जिनकी शाखाएं से अनेक जड़ निकलती है और जो मोटा रूप धारण करके जमीन में प्रवेश करती है उसको हम लोग स्तंभ मूल कहते हैं। तो कौन सा पौधा जो है किस प्रकार के मूल उसमें पाए जाते हैं, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग अगर पुष्प की बात करें तो पुष्प से संबंधित आपके प्रश्न जो बनते हैं एग्जाम में कुछ इस प्रकार से होते हैं कि पुष्प यानी कि फूल। फूल क्या होता है? तो यह पौधा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि पौधा में जननांग भाग जो है पुष्प है और पुष्प जो है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा में सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि पुष्प से ही फल और बीज का निर्माण होता है। अब देखिए समझिएगा आप फूल के बारे में। तो पहला प्रश्न आपका है कि फूल जो है यह पौधा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब यह पौधा का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों है? क्योंकि ये जो है फूल वो पौधा का जननांग भाग है, यानी कि फूल से ही आपका क्या होता है? फल होता है और फल में ही बीज होता है और उसी बीज से उस पौधे का अगला भाग, उस पौधे का अगला पीढ़ी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुष्प जो है वो पौधा के लिए महत्वपूर्ण भाग होता है और पुष्प जो है पौधे के जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह कौन सा है? तो वह आपका फूल हो जाएगा यानी कि पुष्प हो जाएगा। अगर हम लोग पुष्प की बात करें तो पुष्प जो है प्रायः 4 प्रकार के रूपांतरित पत्तियों का बना होता है। आप कोई भी फूल देखेंगे तो देखेंगे वहाँ पे 4 लेयर आपको दिखाई देगा। जो सबसे बाहरी भाग होता है फूल का उसको हम लोग कैलेक्स कहते हैं, उसके बाद का जो भाग है उसको कोरोला कहते हैं और उसके बाद का जो भाग है उसको पुमंग कहते हैं और सबसे लास्ट जो है वो आपका जायांग है। यानी कि पुष्प का 4 भाग है, एक तो आपका कैलेक्स है, दूसरा कोरोला है और तीसरा आपका पुमंग और जायांग है। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पौधा में यानी कि पुष्प में जनन भाग कौन सा है? तो ध्यान देंगे पुमंग और जायांग ये दोनों क्या है? पुष्प का जनन भाग होता है। ठीक है, और पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं और स्त्री केसर में क्या होता है? वर्तिका और वर्तिकाग्र और इसके अलावे अंडाशय होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पुष्प का जनन भाग कौन सा है तो आपका आंसर होगा कि पुष्प का जनन भाग पुमंग और जायांग है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्प में जो स्त्री केसर है तो स्त्री केसर कहाँ पाया जाता है? तो यह पुष्प के केंद्र में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि पुष्प का मादा भाग कौन सा है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा पुष्प का मादा भाग है या फिर कौन सा इसमें पुष्प का मादा भाग नहीं है। तो पुष्प का जो मादा भाग है वो आपका स्त्री केसर है। उसके अलावा आपको वर्तिका और वर्तिकाग्र है जिसको हम लोग स्टाइल और स्टिग्मा कहते हैं और इसके अलावे आपको अंडाशय। ये तीनों चारों क्या है? ये तीनों चारों आपको जो है पुष्प का मादा भाग है यानी कि फीमेल पार्ट है। अब देखिएगा कि पुष्प का जो नर भाग होता है यहाँ पे न लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे। पुष्प का जो आपका नर भाग है यानी कि मेल पार्ट जो है उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं और पुंकेसर परागकोश और तंतु फिलामेंट, पुंकेसर परागकोश और तंतु ये सभी क्या है? पुष्प का नर भाग है यानी कि मेल पार्ट है। अब अंडाशय से संबंधित प्रश्न है कि अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है जिसको हम लोग बीजांड कहते हैं। और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बीजांड का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बीजांड का जो निर्माण है वो आपका बीज के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ से चर्चा कर लेते हैं सजीव के बारे में। सजीव कहते किसको हैं और इसकी क्या विशेषताएं होती है और इसका आवास कहाँ होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके अलावे हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावे हम लोग जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसी पे हम लोग MCQ देखना शुरू करेंगे। जब हम लोग बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे तो बायोलॉजी से संबंधित जो MCQ है उसको देखेंगे। उसके बाद आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी कंप्लीट करेंगे और इसी प्रकार से हम लोग सभी सब्जेक्ट को देखेंगे, चाहे वो साइंस हो या फिर आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो। और ये सभी के सभी जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग पहला तो NCERT कवर करेंगे,
एनसीईआरटी के अलावे उसमें पीवाईक्यू शामिल होगा पहले से ही, उस टॉपिक से संबंधित पीवाईक्यू वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावे आप चाहे दृष्टि की बात करें, लुसेंट की बात करें, तो ये सभी जो है ये सभी को इसमें शामिल किया गया है। और ये मेरा खुद का कंटेंट है और खुद से तैयार किया गया है, जैसा आप इसमें देख भी पा रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सजीव के ऊपर में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सजीव की अगर बात करेंगे आप, तो सजीव का जो प्रमुख लक्षण है वो सबसे पहले है श्वसन करना। सजीव का लक्षण है श्वसन करना, सजीव का लक्षण है भोजन करना, सजीव का लक्षण है आपका जनन करना, सजीव का लक्षण है आपका उत्सर्जन करना, सजीव का लक्षण है आपका भ्रमण करना, सजीव का लक्षण है वृद्धि करना। मान लीजिए कि पेड़ पौधा हो या फिर मानव हो, तो मानव एक सजीव है, उसका क्या लक्षण है कि यह भोजन करता है, यह जनन करता है, यह उत्सर्जन करता है, यह भ्रमण करता है और यह वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी सजीव के विशेषताएं हो जाएंगे। अब देखिएगा, सभी पादप और जंतु पोषण करते हैं। सभी पादप और जंतु क्या है, पोषण करते हैं। लेकिन पादप जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जिसके कारण पादप को हम लोग क्या कहते हैं कि पादप यह क्या है, स्वपोषी है। ठीक है, तो आपको मालूम हो गया कि स्वपोषी किसको कहते हैं। तो वैसा जीव जो अपना भोजन खुद से तैयार करता हो, अपना भोजन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता हो, उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। लेकिन अगर जंतु की बात करें, मानव की बात करें, तो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, इसको हम लोग परपोषी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पेड़ पौधा जो है, जो हरे पादप हैं, वह स्वपोषी हैं, क्योंकि वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन जंतु जो है, गाय, बकरी, बैल या फिर मानव को लीजिएगा, तो ये सभी के सभी परपोषी हैं। ये परपोषी क्यों हैं, क्योंकि अपना भोजन के लिए इनको दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। जैसे मानव को लीजिएगा, तो मानव क्या है, परपोषी है, यानी हम लोग भोजन के लिए या तो जीव जंतु को खाएंगे या फिर हम लोग पेड़ पौधा से उत्पादित जो आपका उत्पाद है उसको ग्रहण करते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम लोग भोजन खुद से बनाते नहीं हैं। बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप चूल्हा रेडी किए और वहाँ पे खाना बना लिए। बनाने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन पेड़ पौधा किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो प्राकृतिक में नेचुरल एकदम जो है वो वहीं से एक ही जगह खड़ा रह के वो अपना भोजन तैयार कर लेता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है, युगलीना क्या है, एक जंतु है। युगलीना क्या है, एक जंतु है। और ये कैसा जंतु है, तो स्वपोषी है। बाकी सभी के सभी जंतु क्या हैं, परपोषी है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि सभी पादप जो है मिट्टी में स्थिर रहते हैं, लेकिन अपवाद में आपको ध्यान में रखना है, शैवाल और क्लेडोमोनास ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अपवाद आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे इसको, कि जितने भी आप पेड़ पौधा को देखते हैं वो सभी के सभी पेड़ पौधा स्थिर होते हैं। लेकिन अपवाद में क्या है, एक शैवाल है, दूसरा आपको क्लेडोमोनास है। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों के दोनों पादप हैं, लेकिन कैसा पादप है, तो गतिशील पादप है। क्लियर। अब देखिए अगला जंतु के बारे में। जंतु के बारे में भी एक अपवाद है, ध्यान में रखेंगे कि सभी जंतु गतिशील होते हैं। आप एक जगह से दूसरे जगह गति करते हैं, ठीक है। लेकिन अपवाद में क्या है, कोरल है। कोरल और स्पंज जंतु के श्रेणी में आते हैं, लेकिन एक जगह स्थिर रहते हैं। ये क्या होता है कि समुद्र में कोई बड़े से चट्टान है, कोई बड़े से पत्थर है, उसमें क्या होता है, एक जगह चिपका होता है, एकदम स्थिर अवस्था में होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सभी जंतु गतिशील होते हैं, लेकिन स्पंज और कोरल दो ऐसे जंतु हैं जो गतिशील नहीं हैं, वो क्या है, स्थिर होते हैं। ठीक है, जबकि पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और इसमें अपवाद आपका शैवाल है जो कि गतिशील है। अब देखिए आवास और अनुकूलन की अगर बात करेंगे तो ऊँट क्या होता है, रेगिस्तान में रहता है। आप सभी को मालूम है कि ऊँट को हम लोग रेगिस्तान का जहाज की उपाधि देते हैं, कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊँट को कहा जाता है। तो ऊँट के जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं, और इसे जो लंबे पैर इसका जो होता है उससे क्या फ़ायदा है, तो उससे फ़ायदा ये है कि बालू के जो तापमान है उससे इसको नुकसान कम होता है। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे बालू है, ठीक है, और इसके ऊपर एक जंतु है जो इतना ऊंचा में है, ठीक है, और एक जंतु है जो इतना ऊंचा में है, तो इसको टेम्परेचर जो है, बालू का तापमान
कम सहन करना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो जंतु है वहाँ पे आसानी से रह सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवास एवं अनुकूलन, ऊँट के जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं जो इसे बालू के तापमान से बचाती है। इसको हम लोग अनुकूलन कहते हैं। एक अनुकूलन क्या है कि अनुकूलन के कारण ही कश्मीरी जो बकरी देखते हैं उसका बाल बहुत लंबा होता है। कश्मीरी बकरी को देखेंगे तो बाल बहुत लंबा होता है। उसके पीछे कारण है, कारण ये है कि कश्मीर जो है ठंडा प्रदेश में है और वहाँ ज़्यादा ठंडा गिरती है, जिसके कारण वहाँ का जो बकरियाँ हैं, कश्मीरी जो बकरी है उसका जो बाल है ज़्यादा घना होता है और ज़्यादा लंबे होते हैं जो उसको ठंड से बचाती है। ठीक उसी प्रकार से ऊँट के पैर लंबे होते हैं। और ये सब किसका उदाहरण है? तो ये सभी अनुकूलन के उदाहरण है। और अनुकूलन कोई एक दिन में नहीं होता है, अनुकूलन जो है कई वर्षों में होता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ का बकरी, बिहार का बकरी, यूपी का बकरी आप लेके जाएंगे कश्मीर में तो उसका बाल तुरंत से लंबा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ एक लंबा समय तक रहना होता है। अब देखिए मरुस्थलीय पौधा जो देखते हैं तो मरुस्थलीय पौधा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करता है। जो मरुस्थल का पौधा होता है, ज़्यादातर पौधा जो होता है वो कांटेदार होते हैं और ये जो होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल बहुत ही कम मात्रा में निकालता है। तो मरुस्थलीय पौधा जो है इसका जो पत्तियां हैं या तो होती है या फिर नहीं होती है, या तो होती है और होती है तो बहुत ही छोटी होती है, कांटे के रूप में होती है, या फिर इसमें क्या होता है नहीं पाया जाता है। जैसे नागफनी में देखेंगे तो नागफनी में जो पत्ती जैसी संरचना आपको दिखाई देता है वो वास्तव में तना होता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि नागफनी में जो है वो पत्तियां जो है किसका रूपांतरित रूप है? तो नागफनी में जो पत्ती है वो आपका तने का रूपांतरित रूप है और इन पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नागफनी में जो पत्ती है वो किसका रूपांतरित रूप है? तो वो आपका तना का रूपांतरित रूप है। अभी हम लोग चर्चा किए थे अनुकूलन के बारे में, जो लंबे समय पर होता है, कई वर्षों रहने के बाद वहाँ पे होता है, जैसे कि ऊँट का पैर लंबा होना, कश्मीरी बकरी का जो बाल है वो लंबा होना, वो सभी अनुकूलन का उदाहरण था। एक होता है आपका पर्यानुकूलन, ये कुछ ही दिन में होता है। जैसे मान लीजिए कि मैदानी व्यक्ति पहाड़ पर जाने से ज़्यादा थकान महसूस करता है क्योंकि उसे आदत नहीं है, लेकिन यही मनुष्य, यही मानव जो मैदानी व्यक्ति है वो अगर पहाड़ पे एक कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक अगर रहना शुरू कर देता है तो उसे फिर आदत से बन जाती है, जिसको हम लोग पर्यानुकूलन कहते हैं। यह कुछ ही दिन में हो जाता है, जबकि अनुकूलन जो है एक लंबे समय के बाद होता है। अब आगे आपका दिया है कि स्थलीय आवास जिस पर सभी मानव रहते हैं। स्थल पे आवास करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी जंतु है, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? स्थलीय निवासी, स्थलीय आवासीय व्यक्ति हो जाएगा। जलीय आवास किसको कहते हैं? जहाँ मछली और जल में रहने वाले जीव शामिल होते हैं। जैव घटक किसको कहते हैं? तो जहाँ पौधा और जीव जंतु सभी एक साथ में रहते हैं उसको हम लोग जैव घटक कहते हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से कौन सा जैव घटक का उदाहरण नहीं है? तो जैव घटक में जो होता है केवल और केवल सजीव होगा, चाहे वह जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधा हो। लेकिन अजैव घटक में क्या होता है कि जहाँ केवल और केवल निर्जीव चीज होती है, जैसे चट्टान हो गया, मिट्टी है, वायु है, जल है, तो ये सभी किसका उदाहरण है? तो ये सभी आपका अजैव घटक का उदाहरण हो जाएगा। और अगर हम लोग समुद्र की बात करें, ये सभी आपको आवास के बारे में चर्चा दिया गया है कि आवास में स्थलीय आवास जो स्थल पे रहता है, जलीय आवास जैसे आपका जलीय जीव हो गया, मछली हो गया। उसके अलावे आपको समुद्र की बात करें तो समुद्र में रहने वाला जीव का शरीर भी धारा रेखीय होता है जो उसे जल में चलने के लिए सुगम बनाता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक तो आपका स्क्विड हो गया, दूसरा आपको ऑक्टोपस हो गया। ये दोनों ऐसे जलीय जीव है जिसका शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है, ठीक है। जलीय जीव में दो जीव है, एक ऑक्टोपस है, दूसरा आपका स्क्विड है। देखिएगा इसका जो शरीर का आकार है वो धारा रेखीय नहीं है, कई शाखाओं में जैसे कि लगता है उससे एक से अनेक शाखा निकला हुआ। और मछली की बात करेंगे तो मछलियां जो है जल में सांस लेने के लिए गिल्स या फेफड़े का उपयोग करते हैं, आप सभी को पता है। ऑक्टोपस के बारे में ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछा गया है इनमें से कौन सा मोलास्क है? तो ऑक्टोपस क्या है? एक मोलास्क है। हालांकि ये हम लोग आगे जब जंतु का वर्गीकरण देखेंगे
तो वहाँ पे फिर से चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी ध्यान में रखेंगे। ऑक्टोपस किसका उदाहरण है? तो मोलास्क जंतु का उदाहरण है। स्क्विड क्या है? तो यह सबसे बड़ा अकशेरुकी है, यानी कि इसमें कशेरुक नहीं पाया जाता है। नीलगाय पूछा गया कि नीलगाय इनमें से कौन सा कुल में आता है? कुल में, वंश में, तो ये आपको हिरन कुल में आता है। ठीक है। व्हाइट लेग जो है, व्हाइट लेग हॉर्न, ये किसका प्रकार है? तो ये आपका मुर्गी का एक प्रकार है। तो ये सब कुछ ऐसे प्रश्न है जो आपको एनसीईआरटी में फैक्ट के रूप में दिया गया है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला आपको है कि मानव सदृश लघुत्तम कप्पी कौन सा है? तो वो आपका गिब्बन है। लंगूर जो है कप्पी नहीं है, मोर्सी कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। देखिए ये प्रश्न एनसीईआरटी का है। मोर्सी कुल के पौधे से क्या होता है? टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो केवल इसको आप ऐसे ही याद कर लेंगे। अब हम लोग प्रतिजैविक की बात करें तो जीवाणु और इष्ट दोनों के बने होते हैं। जो एंटीबायोटिक होता है प्रतिजैविक, वह किसका बना होता है? तो बैक्टीरिया और इष्ट दोनों का बना होता है। चींटी के कुछ प्रजाति कवक के किसानों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कवक के कृषकों के रूप में जाना जाता है। ये वैसा कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। एक है बोलवैचिया पद्धति। वोल्वैचिया पद्धति यह कौन सा पद्धति है? तो यह पद्धति जो है मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों को प्रसार को कंट्रोल करने का काम करता है। वोल्वैचिया पद्धति एक ऐसा पद्धति है जो मच्छरों से होने वाले बैक्टीरिया रोग के प्रसार को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है। अब यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है, ध्यान देंगे कि डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल्स नहीं होते हैं और ये स्तनपायी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा डॉल्फिन या व्हेल के बारे में कि डॉल्फिन और व्हेल किसका उदाहरण है, तो आप ध्यान देंगे कि डॉल्फिन और व्हेल मछली का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह जो है आपको स्तनपायी में शामिल होता है। यानी डॉल्फिन और व्हेल जो है अंडा नहीं देता है, बल्कि सीधे और सीधे अपने बच्चे को जन्म देती है। और यह किस कैटेगरी में आता है? तो यह स्तनपायी में आता है। और डॉल्फिन और व्हेल के देखेंगे तो इसके ऊपर सिर जो होता है, सिर के ऊपर एक नासा द्वार होता है। तो समय समय पे आप देखिएगा कि डॉल्फिन को पानी के ऊपर निकलता है और उसी प्रकार से व्हेल मछली भी पानी के ऊपर आते रहता है। तो ऊपर आने के पीछे एक लॉजिक है, एक कारण है। वह कारण ये है कि ये जो है गलफरा के द्वारा श्वास नहीं लेता है। ये जो उसके सिर है उसके ऊपर एक नासा द्वार होता है और उसी नासा द्वार के द्वारा यह पानी के ऊपर आता है और वापस से श्वास को भरकर पानी के नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसके लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देंगे। अब आगे की वीडियो में हम लोग देखना शुरू करेंगे पादपों में पोषण। पादपों में पोषण देखेंगे किस प्रकार से उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है या प्रकाश संश्लेषण से किस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से हम लोग आगे के सभी वीडियो को कंप्लीट करते चलेंगे। पादपों में पोषण देखने के बाद प्राणियों में पोषण देखेंगे कि कौन सा प्राणी किस प्रकार से पोषण करता है। और पोषण के बाद हम लोग पाचन को पढ़ेंगे। पाचन में हम लोग जानेंगे कि जीभ का क्या काम है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत क्या है। तो ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में अपना शेयर कीजिए और पसंद आ रहा है वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर कीजिएगा।